क्योंकि मैंने कई बार ऐसे जो मैंने प्लान बनाए, मैंने अपने बच्चों से कहा कि भाई मुझे मर जाने दो, क्योंकि मेरे मरने के बाद ही आपका मकान बच सकता है। क्यों? मैं मर जाऊंगा तो ये कर्जिया तुमसे कर्ज नहीं मांगेंगे। अगर मैं जिंदा रहता हूं तो ये मकान भी बिकेगा। तो आज की वो हालत है कि हमारा मकान भी बिक चुका है और दूसरे को समर्थन करवा, बैनामा भी करवा दिया, और उसे खाली करने के लिए हमारे पास में 2 महीने बचे हैं। अगर 2 महीने के अंदर ये काम नहीं होता तो हमने सोच रखा, ठान रखी है कि भाई हम एक साथ खाने में जहर मिलाकर पूरा परिवार खाएगा। तो मेरे बेटे ने मुझे सादा कि पापा आप चिंता मत करो, मैं आपको कमा के खिलाऊंगा। अगर आप किसी भी हालत में रहोगे तो मैं आपको कमा कर खिलाऊंगा। 13 साल का लड़का मेरा दोपहरी तिपहरी भटकता हुआ टेंटों में, जितने भी अपने जो नाम है ये डीजे वाले हैं उनसे संपर्क करता हुआ, अपने लिए दिहाड़ी मजदूरी के लिए काम मांगता हुआ कि भाई 100, 200, 300 रुपए जो भी मिले मैं अपने घर परिवार के लिए कमा के ले चलूं। तो क्या जैसे कि आप बोलते रहते हैं, क्या बच्चों को परिवार के लिए भी कोई दिक्कत समस्या है? बच्चे को देखो, समस्या सबसे बड़ी ये है, जब एक बाप कमाने वाला उस परिस्थिति में पहुंच जाए कि वो कमा नहीं सकता। मैंने 2021 में मैं विधायक धर्मेश तोमर जी का प्रचारक रहा हूं। तो एक बाहुबली इंसान जब हाथ छोड़ के वो चला गया, उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, तो फिर मेरी जीने की उम्मीद चलेगी। मैंने कि भाई मैं इन लोगों का कहां से मुकाबला कर सकता हूं। यहाँ तक कि 2021 में मैंने ये भी बोल दिया था सनब जी से, जो हमारे एमडी हैं, कि साहब मेरा तुम इस कर्जे को निपटा दो, बाकी मैं तो मेहनती आदमी हूं, मैं तो फिर कमा लूंगा। पर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। इसके बाद में इसमें आते हैं भूमाफिया दलाल। नमस्कार दोस्तों, मैं जय चौधरी HBN न्यूज में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। और कहानी एक ऐसी, जब किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी हो तो आखिर क्यों आत्महत्या करने के लिए अपने परिवार के साथ ऐसी स्थिति पैदा करता है, क्यों कहता है, तो उसी कहानी को लेकर आज हम आप लोगों के बीच फिर से आ रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि हम कुछ दिन पहले हमने खबर चलाई थी। एक पीड़ित व्यक्ति का आरोप था कि उनके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई और उन्हें एक फैक्ट्री मालिक ने उनको उसका पैसा नहीं दिया। तो क्या मामला रहा और आखिर अब तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो इस पर पूरा जानने के लिए आज हमारे साथ पीड़ित बैठे हुए हैं। और पीड़ित से मैं आपको फिर से रूबरू करा दूं। जी, क्या नाम है आपका? जी, कृष्णपाल तोमर। जी, कृष्णपाल तोमर जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मैं जिला हापुड़ गांव खेड़ा। जी, कृष्णपाल जी, क्या मामला रहा? जिस तरीके से हमने देखा, आपने पिछले वीडियो में भी आरोप लगाए, आपने जगह जगह प्रार्थना पत्र दिए और प्रार्थना पत्र देने के बावजूद आपने बताया कि मुझे अब तक न्याय नहीं मिल पाया। तो क्या रहा उस फैक्ट्री का, ऐसा क्या मामला रहा जो कि आज तक आप उससे पीड़ित हैं? जी, फैक्ट्री मालिक का एक चीज से देखा जाए तो फैक्ट्री मालिक तो अपनी तरीके से हिसाब कर रहा था जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाई फैक्ट्री मालिक ने आज तक भी मुझसे ये मना नहीं करा कि भाई तेरा पेमेंट नहीं है जी। वो सिर्फ ये कहना चाहता था कि भाई हिसाब होगा तो होगा कैसे। तो उसके लिए वो मैनेजमेंट है भाई, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, तो तरीके से देख के वो मेरा हिसाब निकाल देता, क्योंकि मैं उस टाइम पे ब्लॉक हो चुका। अगर वो मेरा पैसा नहीं देता तो मेरा आगे जीवन चलने लायक कोई बचा ही नहीं, क्योंकि मैंने कर्जा उठा लिया मोटा, करीब 2021 में 10-12 लाख रुपए कर्जा था। तो उस कर्जे को चुकाने के लिए पैसा मुझे चाहिए था, जिसका ब्याज मुझ पर 40 से 50 हजार रुपए प्रति महीने चल रहा था। तो उस पैसे को अगर मुझे ना मिलता तो वो मेरा पैसा नहीं जाता और मैं इतना कमा भी नहीं पाता कि जो मैं 40-50 हजार रुपए महीने ब्याज भर देता। मैंने कोशिश, उन्होंने मेरे गेट बंद कर दिए, कोई बात नहीं, मैंने कोशिश भी करी कि भाई मैं कमाऊं, अपने जीवन को आगे चलाऊं। तो उन कर्जियों ने मेरा 10-12 हजार रुपए महीने की मैंने कमाई भी। तो मैं रोकना चाहूंगा कृष्णपाल जी, जैसे कि आपने मुझे बताया सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड जी, आखिर इस कंपनी का काम क्या है? किस चीज का टेंडर आपने लिया था, किस चीज का पैसा है? ये रेलवे OHC का टेंडर हमने लिया था जी। जो कब लिया था आपने? 2018 जनवरी सन 2000 में जी। तो
ऐसी क्या क्या आपने उस समय पैसा नहीं लिया कंपनी से? ऐसा था कि वो नया प्रोजेक्ट था और उस पे कंपनी अपनी मैन पावर लगाकर उसका एवरेज निकालना चाहती थी कि तो भाई जब जो कंपनी मैन पावर का इस्तेमाल करती थी जी तो क्या चीज बनाती थी कंपनी जैसा कच्चा लोहा हम अपना जो नाम मंगाया, उसके बाद में उसे कटिंग करने के बाद में वेल्डिंग द्वारा बनाए जाते हैं उसके बड़े बड़े खंबे जो स्टेशनों का हमारे लगते हैं, लाइनों के जो करना जितना भी इंस्ट्रूमेंट लगता है वो सारा चीज उसमें बनाया जाता है, वो चीज आता है वो। तो मैन पावर हमारी उसे लोहा लंगड़ को उठा के जो नाम है ढोने में और लोड करने में, उसकी फिनिशिंग करने में, सीधा करने में, इस तरीके से हमारे मैन पावर लगती थी, लोहे का काम था जी। तो खून पसीने मेहनत की कमाई। और एक चीज और बड़ा माल था तो शेड के अंदर नहीं होता था, टीका टीक दोपहरी के उसमें ही काम होता था, तो हम ओपन में ही काम करते थे और हमने ओपन में ही काम किया। दोपहरी तिपहरी करने के बाद खून पसीना बहाया, फिर भी हमारा पैसा नहीं मिला। पर उसमें मैं पूछना चाहूंगा किशन जी, आपने कितने समय तक उस कंपनी के लिए काम किया? मैंने पूरा 4 साल उस कंपनी के लिए अपने दिए। तो 4 साल में क्या कभी कंपनी ने आपको कोई ठेके का पैसा दिया? नहीं। जी हाँ, 2 कामों का पैसा जो उन्होंने दिया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 2 कामों का पैसा, शिफ्टिंग और लोडिंग का पैसा उन्होंने मुझे पे कर रखा है, उन्होंने दे रखा है, और मेरा फिनिशिंग का पैसा उन्होंने सारा का सारा रोक रखा। तो क्या फिनिशिंग को छोड़कर जो आपने 2 चीज का बोला है जी, क्या दोनों का पैसा पूरा मिल गया आपको? दोनों का पैसा पूरा दिया जी। तो फिनिशिंग का पैसा आपका बचा? फिनिशिंग का पैसा शुरू से लेकर लास्ट तक टोटल रुका हुआ सारा जी। तो कितना अमाउंट का आप आरोप लगा रहे हैं कंपनी के ऊपर? मैंने करीब 20,000 टन से ऊपर माल डिस्पैच कर दिया, जो कि मेरे मैनेजर ने बताया। तो उसी हिसाब से जनरल मैनेजर ने जो उसका एवरेज निकाल के दिया 4 साल बाद 250 रुपए टन का, तो 250 रुपए टन के हिसाब से मेरा 50 लाख रुपए उन पर बना, वो भी मैन पावर का। और मैंने उनसे बोल भी दिया मंकी जी इसे पे कर दो, आप कुछ कम भर्ती करके कर दो। यहाँ तक कि 2021 में मैंने ये भी बोल दिया था सलभ जी से, जो हमारे एमडी हैं, कि साहब मेरा तुम इस कर्जे को निपटा दो, बाकी मैं तो मेहनती आदमी हूं, मैं तो फेर कमा लूंगा। पर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। इसके बाद में इसमें आते हैं भूमाफिया दलाल, जो कि मैं बात कर रहे हैं भूमाफिया दलालों की। इससे पहले मैं बात करना चाहूंगा, हमने पुरानी वाली आपकी वीडियो में एक खबर भी आपकी ली थी, और खबर जब शूट की थी तो उसमें आपने ये कहा था कि मैं मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज कई दिन हो चुके हैं, तो क्या उसमें अभी तक कोई सुनवाई हुई है? नहीं, कुछ नहीं जी, क्योंकि डीजीपी ऑफिस में भी डीआईजी अमित पाठक जी हैं, उन्होंने जांच का पूरा आश्वासन दिया। 6 महीने मेरा जो मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट करा, और पूरी एप्लीकेशन का पूरा मामला ब्यौरा उस पर लिखा हुआ था। पढ़ने के बाद मैंने ये बोला कि सर अगर ये काम हो जाए तो इसे आगे भेजना, वरना यही फाड़कर डस्टबिन में डाल देना, क्योंकि मैं पीछे से ही सबको देखता हुआ चला गया। उन्होंने सबने मुझे आश्वासन दिए, आश्वासन के नाम पर मुझे धोखा दिया। मन की भाई कभी यहाँ भी ऐसा ना हो जाए, पर लेकिन वहां मुझे बताया गया कि डीआईजी अमित पाठक जी अच्छे अधिकारी ने इसी काम करेंगे, पर लेकिन लास्ट में आकर उन्होंने भी नार नीचे करके यही बोल दिया कि भाई ये पैसों का मामला, पुलिस पैसे नहीं दिलवा पाती। पर लेकिन उन्होंने मेरे जीवन, मेरे बच्चों को, मेरे आधार को नहीं देखा कि भाई इसके सामने समस्या क्या है। तो क्या जैसे कि आप बोलते रहते हैं, क्या बच्चों को, परिवार के लिए भी कोई दिक्कत समस्या है? बच्चे को देखो, समस्या सबसे बड़ी ये है, जब एक बाप कमाने वाला उस परिस्थिति में पहुंच जाए कि वो कमा नहीं सकता। मैंने 2021 में मैं विधायक धर्मेश तोमर जी का प्रचारक रहा हूं, तो एक बाहुबली इंसान जब हाथ छोड़ के वो चला गया, उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, तो फिर मेरी जीने की उम्मीद चलेगी। मैंने कि भाई मैं इन लोगों का कहां से मुकाबला कर सकता हूं। तो मेरे बेटे ने मुझे साधा कि पापा आप चिंता मत करो, मैं आपको कमा के खिलाऊंगा, अगर आप किसी भी हालत में रहोगे तो मैं आपको कमा कर खिलाऊंगा। 13 साल का लड़का मेरा दोपहरी तिपहरी भटकता हुआ टेंटों में, जितने भी अपने जो का नाम है ये डीजे वाले हैं उनसे संपर्क करता हुआ, अपने लिए दिहाड़ी मजदूरी के लिए काम मांगता हुआ कि भाई 100, 200, 300 रुपए जो भी मिले मैं अपने घर परिवार के लिए
कमा के ले चलूं। जी जी किशन जी, रोना नहीं है, रोना नहीं है, ये रोने के नहीं, ये जी बिल्कुल रोना नहीं है आपको। बेटे की जी जो मजबूरी बना दी, मेरी मजबूरी। अगर इन लोगों को मुझसे कुछ चाहिए था मेरी जान ले लेते, पर लेकिन मेरे आगे मेरे खून पसीने की मेहनत की कमाई खाने का क्या था। अरे मैंने इसलिए वो छोड़ा था मेरे बच्चों के भविष्य के लिए, चलो आगे काम आ जाएगा। मैंने वो 4 साल भी जब मुझे पैसा नहीं मिला था, मुझे पता कि वो मैंने 4 साल किस पीड़ित उसमें गुजारी जी। पर लेकिन ऐसी मुसीबत में मेरे जो क्षत्रिय क्षेत्र के राजपूत, बड़े राजपूत है, वो मेरे साथ छोड़ के चले गए। पर लेकिन सबसे बड़ा क्षत्रिय जिसे हम कहते हैं जगत को चलाने वाला, हमारे जो कह देते हैं कि कृष्ण भगवान हर युग में सबका साथ देते हैं, मेरी पीड़ा को देखते हुए वो स्वयं मेरी रक्षा करने के लिए आ गए। क्योंकि मैंने कई बार ऐसे जो मैंने प्लान बनाए, मैंने अपने बच्चों से कहा कि भाई मुझे मर जाने दो, क्योंकि मेरे मरने के बाद ही आपका मकान बच सकता है। क्यों? मैं मर जाऊंगा तो ये कर्जिया तुमसे कर्ज नहीं मांगेंगे, अगर मैं जिंदा रहता हूं तो ये मकान भी बिकेगा। तो आज की वो हालत है कि हमारा मकान भी बिक चुका है और दूसरे को समर्थन करवा, बैनामा भी करवा दिया, और उसे खाली करने के लिए हमारे पास में 2 महीने बचे हैं। अगर 2 महीने के अंदर ये काम नहीं होता तो हमने सोच रखा, ठान रखी है कि भाई हम एक साथ खाने में जहर मिलाकर पूरा परिवार खाएगा और खुशी खुशी खाएगा, क्योंकि राजपूत है भाई, हमारी शान है। आज मुझे देखना पड़ रहा बड़ा, आज मुझे अफसोस हो रहा अपने इन राजपूत भाइयों पर कि मेरी पीड़ा को देखते हुए कोई नहीं जगा, और एक किसी को टिकट नहीं मिला, जिसने पूरा क्षेत्र बेचकाया, टिकट नहीं मिला, उसके लिए जनता खड़ी हो रही है, नारे लगा रहे हैं, उसके लिए प्रचार कर रहे हैं कि राजपूतों के मुंह पर मार दिया तमाचा। अरे ऐसे जीवन को देखने से अच्छा था जो ना मेरी मौत ही हो जाए तो बढ़िया। नहीं मैं किशन जी आपको रोकना चाहूंगा। कैसे लोग जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है, इसमें कठिनाइयां जरूर होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी इस तरीके से जान देने की बात करें। इस देश का संविधान बहुत पावरफुल है और मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपको जरूर न्याय मिलेगा, आपको कदे रोने की नीड नहीं है। और इस बात को मैं मीडिया के सामने, मैं ऑन डिस्प्ले, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, और मैं उन सब के सामने कह रहा हूँ कि यदि हमारा संविधान मजबूत है तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ आपको न्याय जरूर मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। और आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि किशन जी आज हमारे साथ आए थे। मैं इनको ज़्यादा भावुक आप लोगों के सामने नहीं देखना चाहता, और जिस तरीके से बात हुई है किशन जी के साथ मेरी, और मैं आगे भी ये चाहूँगा कि आगे ऐसी परिस्थिति इनके सामने बिल्कुल ना आए और इनको समय से न्याय मिल जाए। आखिर कहाँ किस कड़ी में हमसे कमी हुई, हमारे समाज से कमी हुई या किसी प्रशासन से कमी हुई है, आखिर क्या उस कड़ी को सुधारा नहीं जा सकता? क्या एक परिवार को हम आत्महत्या करने से क्या बचा नहीं सकते? ऐसी क्या परिस्थिति आई कि उस व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए इस समाज ने मजबूर कर दिया? आखिर ये व्यक्ति क्यों आत्महत्या करना चाहता है, ये सोचने वाली बात है, और ये हमारे समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। आगे भी मैं दिखाता रहूँगा किशन पाल जी की कहानी, बने रहिएगा हमारे साथ। मैं एचपी न्यूज़ से जय चौधरी, धन्यवाद।